एपिसोड 1-10। सी श्याओहुई ने गुस्से से टोंग याओ को घूरा और कमरे से बाहर निकल गई, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। टोंग याओ को हवा में उड़ती धूल की गंध भी महसूस हुई। सी परिवार के पास 3 कमरे थे। ये सबसे बड़ा कमरा था। सिद्धांत रूप में ये लिन फेगियन के लिए होना चाहिए था, लेकिन लिन फेगियन ने इसे नवविवाहित जोड़े के शयन कक्ष के लिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे मूल मेजबान के साथ अन्याय होगा। वह सी श्याओहुई के साथ रहने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। दूसरा बेटा छज्जे के नीचे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। टोंग याओ को नाराज न करने की चाह में लिन फेगियन ने जल्दी से उसे दिलासा देने की कोशिश की। याओ याओ, गुस्सा मत करो। श्याओहुई बिगड़ी हुई है, मैं उससे बाद में इस बारे में बात करूंगी। टोंग याओ शर्मिंदा दिखीं। मैं परेशान नहीं हूं। मूल मेजबान बेहद खूबसूरत थी और शहर के एक कारखाने के निदेशक की बेटी थी। वह विश्वविद्यालय से स्नातक थी और उसकी शादी ग्रामीण इलाके में हुई थी, जिससे स्वाभाविक रूप से वह सबकी नजरों का केंद्र बन गई। इसके अलावा शादी के दिन उसे अपने कमरे में अकेले छोड़ दिए जाने का किस्सा आसपास के कई गांवों में लोगों को पता था। स्वाभाविक रूप से इससे कुछ अवांछित दूल्हों को भी उसकी ओर आकर्षण हुआ। पड़ोसी गांव के मुखिया के बेटे जिया किन की नजर टोंग याओ पर थी। एक पढ़े लिखे युवक के रूप में उसकी सूरत ने टोंग याओ को बेहद आकर्षित किया। दुर्भाग्य से टोंग याओ प्रेम में डूबी हुई थी। उसने उसके साथ भागने के इरादे से कुछ पैसे चुरा लिए, लेकिन घर से निकलते ही वह रंगे हाथों पकड़ी गई। टोंग याओ ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया और यहां तक कि रोने धोने, हंगामा करने और अपना सिर दीवार पर पटकने की कोशिश भी की। आह, कितनी शर्मनाक बात है। लिन फेगियन ने चुपके से टोंग याओ को देखा और गौर किया कि वह कुछ उदास लग रही थी। आमतौर पर टोंग याओ अब तक खूब शोर मचा रही होती थी। आज पहली बार उसने उसे इतना शांत देखा था, और उसने अभी अभी उसे माँ कहकर पुकारा था। माँ, याओ याओ कैसी है? डॉक्टर के साथ सी बोई चिंता से भरे चेहरे के साथ जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। वह जाग गई है। लिन फेगियन ने डॉक्टर को अपना काम करने के लिए जगह देते हुए कहा, डॉक्टर साहब, कृपया मेरी बहू की जांच कीजिए। उसके सिर पर चोट लगी है। सी बोई जिस डॉक्टर को लेकर आया था, उसकी उम्र 50 के आसपास थी और वह पड़ोसी गांव में रहने वाला एक प्रसिद्ध पारंपरिक चीनी चिकित्सक था। गांव के सभी लोग सर्दी, जुकाम और मामूली चोटों जैसी छोटी मोटी बीमारियों के लिए उसी के पास जाते थे। उन्होंने टोंग याओ के माथे पर लगे घाव का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला, त्वचा कट गई है लेकिन गंभीर नहीं है। मैं कुछ दवा लगाकर इसे लपेट दूंगा। ध्यान रहे कि अगले कुछ दिनों तक इसे गीला न होने दें। टोंग याओ इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने अपने पैर की उंगली मोड़ ली। असल मेजबान ने तो सिर्फ सिर पर चोट लगने का नाटक किया था। उसका आना अप्रत्याशित था। बूढ़े डॉक्टर ने टोंग याओ के माथे पर दवा लगाई और पट्टी बांध दी। उन्होंने सिर्फ 1 युआन लिया। लिन फेगियन ने काफी देर तक अपनी जेबें टटोली, तब जाकर उसे 1.5 सेंट मिले। परिवार की आर्थिक तंगी देखकर बूढ़े डॉक्टर ने अपने स्वर में कोई बदलाव नहीं किया। उसे पट्टी बदलनी पड़ेगी, अगली बार मुझे पैसे दे देना। धन्यवाद। लिन फेगियन ने बूढ़े डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ा। कमरे में अकेले रह जाने पर सी बोई असहज महसूस कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शर्म से लाल होते हुए उसने कहा, क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए कुछ पका सकता हूँ। टोंग याओ बेहद खूबसूरत थी। उसकी त्वचा गोरी, कमर पतली और आंखें तेज और बुद्धिमान थीं। टोंग याओ से मिलने से पहले उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया में इतनी खूबसूरत महिलाएं भी हो सकती हैं। विशेषकर ये देखते हुए कि टोंग याओ लगभग उसकी पत्नी बन चुकी थी, उसे और भी असमंजस हो रहा था कि वह उसका सामना कैसे करे। वह उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता था और जब भी वह उसे देखता उसका चेहरा लाल हो जाता था। बाद में सोचने पर लगा कि वह थोड़ा काया था। वह टोंग याओ की उम्र के करीब था और वे एक अच्छा जोड़ा बन सकते थे, लेकिन लिन फेगियन को लगा कि वह अपने भाई जितना पढ़ा लिखा नहीं है और उससे शादी करना अफसोस की बात होगी, इसलिए उसने टोंग याओ की शादी उसके बड़े भाई से करवा दी। मात्रा में उपलब्ध था और जो चावल और उबले हुए बंस खाने की आदी थी, ये नूडल्स एक बिल्कुल नया स्वाद थे। उसने नूडल्स का एक बड़ा कटोरा खाया और कटोरे के तल में एक अंडा पाया। उसने लिन फेगियन और सी बोई के कटोरे पर नजर डाली और तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। यह विशेष व्यवहार केवल उसी के लिए था। सी बोई और लिन फेगियन ये देखकर हैरान थे कि टोंग याओ खाने से कितनी खुश थी और खाने के मामले में बिल्कुल भी नखरे नहीं कर रही थी। क्या उसके रवैये में कोई बदलाव आया था? आमतौर पर टोंग याओ केवल शुद्ध गेहूं के आटे से बने नूडल्स ही खाती थी।
लेकिन घर में गेहूं के आटे की कमी और उसे खरीदने के लिए पैसे न होने के कारण लिन फेगियन को 2 प्रकार के आटे को मिलाकर हाथ से नूडल्स बनाने पड़े। उनकी आश्चर्यचकित निगाहों को देखकर टोंग याओ मुस्कुराए और पूछा, माँ श्याओ हुई रात के खाने के लिए घर क्यों नहीं आई? लिन फेगियन चौंक कर रुक गई। क्या याओ याओ ने उसे फिर से माँ कहकर पुकारा? पहले तो उसे लगा कि टोंग याओ से गलती हो गई है, लेकिन जब उसने दोबारा वही शब्द इस्तेमाल किया तो लिन फेगियन ने खुशी से जवाब दिया, उसकी चिंता मत करो, वह शायद लिजुआन के घर खेलने गई होगी। सी बॉय ने एक बार फिर टोंग याओ की तरफ देखा। क्या अब वह किसी को माँ कहने को तैयार थी? क्या उसने उसके बड़े भाई को स्वीकार कर लिया था? किसी कारणवश सी बॉय को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। टोंग याओ को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और नूडल्स खाने लगा, लेकिन टोंग याओ, जो अपने विचारों में डूबी हुई थी, ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सी श्याओहुई की मूल मालिक के प्रति तीव्र घृणा का कारण गु होनवेई के प्रति उसका स्नेह था। धन चोरी हो जाने के कारण सी श्याओहुई गु होनवेई की विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देने में असमर्थ हो गई। याओ याओ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और चावल लाती हूँ। लिन फेगियन ने देखा कि टोंग याओ की भूख अभी शांत नहीं हुई थी और उसने उसे एक और कटोरी चावल देने की पेशकश की। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। टोंग याओ द्वारा अचानक माँ कहकर पुकारे जाने पर लिन फेगियन चकित रह गई और खुशी खुशी बर्तन समेटकर रसोई में चली गई। इससे पहले उसने कभी उसे माँ कहकर नहीं पुकारा था, इसलिए इस अचानक बदलाव ने उसे यह विश्वास करने पर मजबूर कर दिया कि टोंग याओ का हृदय परिवर्तन हो गया होगा और अब वह अपने बड़े बेटे के साथ एक अच्छा जीवन जीने को तैयार है। वाह, कितना बढ़िया था! 200 युआन से अधिक का नुकसान आखिरकार फायदेमंद साबित हुआ। सी बॉय के भीतर भावनाओं का एक मिलाजुला सैलाब उमड़ रहा था। वह मेज से उठा और सिर झुकाए घर से बाहर निकल गया। टोंग याओ अपने कमरे में लौट आए। थोड़ी देर बाद उसने लिन फेगियन की आवाज सुनी कि वह बाहर जा रही है और जल्दी लौट आएगी। वह जानती थी कि लिन फेगियन गांव के मुखिया के घर जा रही है। आवाज सुनते ही टोंग याओ ने अपने कपड़े उतारकर पैसे ढूंढने शुरू कर दिए। ऊपर भिनभिनाती 2 मक्खियां आपस में बातें कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस बात पर चर्चा कर रही हो कि क्या आज रात बारिश होगी। जानवर वाकई ज्यादा संवेदनशील थे। क्या आज रात सच में बारिश होने वाली थी? लेकिन अभी उसे सबसे पहले पैसे वापस लेने की जरूरत थी। पैसों के पकड़े जाने के डर से असली मालिक ने उसे अपनी पैंट के निचले हिस्से में सिल दिया था। उसे निकालने में उसे काफी समय लगा। गांव के मुखिया लियू हुआई के घर के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रात के खाने के बाद करने को कुछ और न होने के कारण सभी ग्रामीण इस हलचल को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। लगभग हर घर दान लेकर आया था। फेगियन के घर से अभी तक कोई क्यों नहीं आया? भीड़ में से किसी ने ये सवाल पूछा, जिससे ग्रामीणों के बीच तुरंत चर्चा छिड़ गई। फेगियन के परिवार को कम से कम 10 युआन दान करने चाहिए। आखिरकार उनका सबसे बड़ा बेटा अब डॉक्टर के रूप में अच्छी खासी कमाई करता है। जब उनका बड़ा बेटा पढ़ाई कर रहा था तब हमने कोई योगदान नहीं दिया। अब उन पर नैतिक दबाव डालना सही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके बेटे को एक महान परोपकारी व्यक्ति मिल गया। अंतिम वक्ता के होठों के कोनों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। जाहिर है इतने छोटे गांव में बात बहुत जल्दी फैल जाती है। कोई भी खबर, चाहे छोटी हो या बड़ी, गांव में खाना खत्म होने से भी कम समय में फैल जाती है। अगर गांव का संचार प्रतिनिधि बुजुर्गों के अलावा और कौन हो सकता है? कम उम्र में विधवा हो चुकी लिन फेगियन को गांव में अक्सर तंग किया जाता था। किसने सोचा होगा कि उनका सबसे बड़ा बेटा तमाम मुश्किलों के बावजूद विश्वविद्यालय में चिकित्सा की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाएगा। पिछले कई दशकों में उनके गांव से केवल एक ही विश्वविद्यालय स्नातक निकला था। ये कितना अनमोल था। बेशक प्रशंसा के साथ साथ ईर्ष्या भी पैदा हुई, खासकर जब सी चेन ने टोंग याओ से शादी कर ली। गांव में ऐसे कई लोग थे जिन्हें उनके बारे में गपशप करने में बहुत आनंद आता था। मुर्गी खाने में एक सुनहरे फीनिक्स का होना निश्चित रूप से ध्यान और आलोचना को आकर्षित करेगा। गांव वाले आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लिन फेगियन और उसके बेटे को देखा तभी उन्होंने बात करना बंद किया। एक मुखर ग्रामीण ने सीधे सीधे पूछा, मैंने सुना है कि आपकी बहू आज सुबह पैसे लेकर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। क्या आपके पास अभी भी दान करने के लिए पर्याप्त धन है? लिन फेगियन का चेहरा तुरंत बदल गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, सी बॉय ने सख्त चेहरे से उसे डांटते हुए कहा, तुम लोग किस बात पर बकवास कर रहे हो? बस बैठे बैठे गपशप करते रहते हो। उनकी फटकार से चुप हो गईं और बातें कर रही महिलाएं शांत हो गईं।
लिन फेगियंग शांत स्वभाव की थी, इतनी संकोची कि उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपने जूते ग्राम प्रधान के सामने मेज पर रख दिए। ग्राम प्रधान ने पंजीकरण किया और ऊपर देखकर पूछा, आप कितना दान दे रही हैं? हम दान नहीं करेंगे। लिन फेगियंग ने झुकी हुई निगाहों और शर्मिंदगी से लाल होते चेहरे के साथ जवाब दिया, उसका चेहरा डूबते सूरज की तरह लाल था। फेगियंग, तुम्हारा परिवार अब बहुत खुशहाल है और सी चेन अस्पताल में डॉक्टर है। ऐसे में दान न करना तो सरासर नाइंसाफी है। मैं, एक बूढ़ा कुंवारा, 5 युआन दान करता हूँ। यह आदमी ली गुइगन था, गांव का एक कुंवारा जो कभी लिन फेगियंग से शादी करना चाहता था। लेकिन 3 बच्चों के बावजूद फेगियंग ने उसे ठुकरा दिया, जिससे ली गुइगन के मन में बैर बैठ गया। उसने इस मौके का फायदा उठाकर फेगियंग को सबके सामने और अपमानित किया। होंगवेई ने याओ के दुबले पतले शरीर को देखा और सोचने लगा कि कैसे उसने पहले गांव की अफवाहों पर विश्वास कर लिया था कि याओ एक धोखेबाज, बिगड़ी हुई और चिड़चिड़ी औरत है। उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी झलक रही थी। एक पढ़ा लिखा आदमी होने के बावजूद वह इतना भोला कैसे हो सकता था कि निराधार अफवाहों पर विश्वास कर ले। उसके सामने खड़ी याओ बेहद खूबसूरत होने के अलावा ग्रामीणों द्वारा उसके वर्णन से बिल्कुल अलग थी। घर लौटते समय लिन फेगियंग ने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन खुद को रोक लिया। याओ जानती थी कि वह क्या पूछना चाहती है और उसने सीधे सीधे बात करने का फैसला किया। माँ, मुझे माफ करना। मुझे लगा कि आप लोग दान देने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मैंने खुद ही पैसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मुझे तुरंत इसका पछतावा हुआ। क्या तुम जिया किंग के साथ भागने की योजना बना रही थी? ये शब्द लिन फेगियन के मुंह से निकल गए। याओ के गुस्से के डर से उसने जल्दी से समझाया, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि याओ नाराज नहीं थी, बल्कि उसने खुलकर कहा, कौन उसके साथ भाग जाएगा? ये सब दूसरों की मनगढ़ंत बातें हैं। मैं शायद भोली हूं, लेकिन मैं शिष्टाचार के बुनियादी सिद्धांतों को समझती और उनका सम्मान करती हूं। असल में मेजबान द्वारा जिया किंग के साथ भागने की योजना के पीछे का कारण कुछ हद तक सी चेन और उसके पिता टोंग याओहुई को उकसाना था। आज सुबह जब वह जाने वाली थी तो वह हिचकिचाए और धीरे धीरे चलने लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह मौके पर ही पकड़ी गई। जब बातचीत इस बिंदु पर पहुंची तो बोई ने एक सवाल उठाया, तो फिर तुमने अपने कपड़े लिए और सुबह सुबह क्यों निकल गए? फेगियंग, जिसने अभी अभी याओ की व्याख्या को स्वीकार किया था, अचानक फिर से भ्रमित हो गई और संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगी। टोंग याओ ने अपना सिर नीचे झुकाया और जानबूझकर अपना चेहरा लाल कर लिया। हमारी शादी को इतना समय हो गया है और मैंने अभी तक सी चेन को नहीं देखा है। मैं उसे शहर में ढूंढना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन फेगियंग और सी बोई अवाक थे। वास्तव में शादी के इतने लंबे समय तक दूल्हे को देखे बिना रहना याओ के लिए उचित नहीं था। हालांकि याओ को अकेले शहर जाने देना फेगियंग को चिंतित कर रहा था। मैं अभी सी चेन को फोन करके उसे शहर से तुम्हें लेने के लिए कहूंगी। वह चाहती थी कि नवविवाहित जोड़ा खुशी से साथ रहे और वह एक प्यारे से पोते के होने की उम्मीद कर रही थी। जब वे बातें करते हुए घर पहुंच रहे थे, तभी उनकी बातचीत सुन चुकी सी शियाओहुई गुस्से में घर से बाहर निकली और बोली, क्या लेना है? मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है। वह तलाक लेने के लिए घर आ रहा है। जब वह बोल रही थी तो जियाओहुई थोड़ी दोषी सी लग रही थी। क्या? लिन फेगियंग ने गुस्से में आकर शियाओहुई के हाथ पर थप्पड़ मारा। तुम्हें अपने भाई को फोन करने के लिए किसने कहा था? क्या तुम्हें मना नहीं किया गया था? उसकी माँ उसे एक बाहरी व्यक्ति की वजह से पीट रही थी। शियाओहुई ने जोर से विरोध करते हुए कहा, उसने पैसे और आदमियों को चुराने की हिम्मत की। मैं अपने भाई को क्यों नहीं बता सकती? क्या उसका परिवार हमारी भलाई का बदला हमें उसके जैसी बेटी देकर चुका रहा है? क्या ये भलाई का बदला बुराई से नहीं है? चुप रहो। लिन फेगियंग ने शियाओहुई को फिर से मारने के लिए अपना हाथ उसकी ओर घुमाया, लेकिन बोई ने उसे रोकते हुए कहा, माँ, चलो इस बारे में बात करते हैं। उसे भी लगा कि शियाओहुई ने हद पार कर दी है, लेकिन चूंकि वह एक लड़की थी, इसलिए उससे असहमति होने पर वे हमेशा हिंसा का सहारा नहीं ले सकते थे। शियाओहुई ने चुनौती भरे लहजे में अपना चेहरा ऊपर उठाया और कहा, आगे बढ़ो और मुझे मारो। मुझे मारो, या इससे भी बेहतर मुझे जान से मार डालो। लिन फेगियंग इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना सीना पकड़ लिया और कुछ बोल नहीं पा रही थी। शियाओहुई ने याओ को गुस्से से देखा। सारी गलती इसी औरत की थी। टोंग याओ डरी नहीं थी। उसने सब कुछ ठीक करने की योजना बनाई थी। मैंने किसी आदमी को नहीं चुराया, लेकिन पैसे चुराए थे। चुराए गए पैसों का एक हिस्सा मैंने होंगवेई को कॉलेज जाने में मदद करने के लिए दान कर दिया।
उसे मूल मेजबान द्वारा मचाई गई गड़बड़ी को ठीक करना ही था। सी चेन पूरे अस्पताल में सबसे प्रतिभाशाली और सबसे कम उम्र का आकर्षक डॉक्टर था। उसके पिता के अनुसार सी चेन की क्षमता भविष्य में उम्मीदों से कहीं अधिक होगी। वह एक अपरिपक्व पंख वाले युवा चील की तरह था जो एक दिन सभी से कहीं अधिक ऊंचा उड़ेगा। सी चेन ने चेहरे पर कोई भाव बदले बिना तस्वीर को वापस दराज में रख दिया। ज्यादा कुछ नहीं। उसकी इस हरकत को देखकर यूशिया ने उत्सुकता से दराज की ओर देखा। डॉक्टर सी, आप अपनी दराज में किसकी तस्वीर छिपा रहे हैं? सी चेन ने सवाल को टालते हुए कहा, आप मुझे किस लिए ढूंढने आए हैं? यूशिया हंसते हुए बोली, मैंने सुना आपको घर से फोन आया था। क्या आप छुट्टी ले रही हैं? मैं भी अपने रिश्तेदारों के घर जा रही हूं, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? सी चेन ने मेज पर रखी चिकित्सा की किताब खोली और उदासीनता से कहा, मैंने अभी तक समय निर्धारित नहीं किया है। डॉक्टर सी, अस्पताल विभाग के वार्ड 209 में भर्ती मरीज की हालत ठीक नहीं है। एक युवा नर्स घबराए हुई सी अंदर आई। सी चेन ने भौहें चढ़ाईं, अपने चिकित्सा उपकरण उठाए और गंभीर भाव से बाहर चले गए। उनका यही स्वभाव था, महत्वपूर्ण मामलों में हमेशा गंभीर और भावहीन रहना, अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता का परिचय देना। पीछे रह गई यूशिया का चेहरा धीरे धीरे भावहीन हो गया। उनके कदमों की आहट दूर होती सुनकर उसने उत्सुकता से दराज की ओर देखा, थोड़ा हिचकिचाए और फिर उसे खोल दिया। तुरंत ही एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर नजर आने लगी। तस्वीर में दिख रही लड़की की उम्र लगभग 17 या 18 वर्ष लग रही थी। उसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी और ऊंची चोटी बनाई हुई थी। उसकी त्वचा जैद की तरह सफेद थी, उसकी आंखें चमकीली और दांत सफेद थे, साथ ही उसके गालों पर 2 प्यारे डिंपल थे। वास्तव में वह बेहद खूबसूरत थी। खुद एक लड़की होने के बावजूद शिया के लिए इससे नजरें हटाना मुश्किल था। तस्वीर के बैकग्राउंड में एक स्कूल था। क्या ये डॉक्टर सी का सहपाठी हो सकता है? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि डॉक्टर सी इतने लंबे समय से शादीशुदा हैं और घर नहीं गए हैं, क्योंकि उनके दिल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बसी हुई है। यूशिया ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। शांघे गांव में लगभग 80 से अधिक घर हैं। केवल झांग लिजुआन और गांव के मुखिया के पास ही टेलीफोन है। चूंकि मुखिया का घर भीड़भाड़ वाला था और वहां फोन करने से कानाफूसी हो सकती थी, इसलिए लिनफेगन ने झांग लिजुआन के टेलीफोन बिल का भुगतान होने तक इंतजार करने का फैसला किया। याओ याओ, चिंता मत करो। अगर शियाओचिन अभी लौट भी आता है तो वह उससे सब कुछ स्पष्ट कर सकता है और उसके साथ शहर घूमने का यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। टोंग याओ ने खुलकर कहा, माँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। साफ ज़मीर झूठे आरोपों पर हंसता है। हालांकि वह बेपरवाह दिख रही थी, लेकिन दिल ही दिल में वह सचमुच चिंतित थी। अगर इस वजह से दोनों का तलाक हो गया तो बूढ़ी टोंग याओहुई अपनी टांगें तोड़ लेगी। हाँ हाँ हाँ, लिन फेगियन लगातार सिर हिलाती रही। एक तरफ बैठी सी शियाओहुई बिना कुछ कहे मुंह फुलाए खड़ी रही। आखिरकार ये सब उसी की वजह से हुआ था और उसे कुछ हद तक अपराधबोध भी था। उस रात लिन फेगियन ने चावल की दलिया पकाए, अचार की एक थाली तैयार की और विशेष रूप से टोंग याओ के लिए एक अंडा उबाला। घर में बचा हुआ यह आखिरी अंडा था। याओ याओ, कुछ दिनों तक काम चला लो। शियाओचेन के वापस आने और तुम्हें शहर ले जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। शहर में चीजें खरीदना आसान है और शियाओचेन की तनख्वाह भी ठीक ठाक है, उससे तुम्हारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। टोंग याओ ने सिर हिलाया, खाना खत्म किया और अपनी जेब से 200 युआन निकालकर लिन फेगियन को देते हुए कहा, माँ, पैसे चुराने वाली बात मेरी गलती थी। मुझे चुपके से पैसे लेकर खुद दान करने का फैसला नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। ये रहे बाकी के 200 युआन। दरअसल टोंग याओ के पास पैसा था। जब उसकी शादी हुई तो टोंग याओहुई ने दहेज में 1000 युआन दिए, लेकिन वह सारा पैसा एक बैंक बही में दर्ज था। शादी से पहले वेन यून ने अपनी बेटी को साफ तौर पर कहा था कि वह इसमें जमा धन का इस्तेमाल तभी करे जब बेहद जरूरी हो। यह उसकी बेटी के भविष्य की आजीविका सुरक्षा का एक हिस्सा था। पैसे चुराना मात्र एक प्रकार की प्रतिशोधी और विद्रोही मानसिकता थी। ये पैसा शहर ले जाओ और इस्तेमाल करो। शहर में कई जगहें हैं जहां तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ सकती है। लिन फेगियन ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस जगह शादी करने के बाद तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन निश्चिंत रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सी शियाओहुई ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तो बहू होने के बाद आप अपनी बेटी को भूल गए। वो पैसे लेकर शहर मौज मस्ती करने चली जाती है, हम तीनों का क्या? शियाओहुई, सी बॉय ने उसे घूरते हुए कहा, ये कैसी बातें हैं?
तुम सब उसका पक्ष लेते हो। सी श्याओहुई को बुरा लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने होंठ दबाए और चुनौती भरे लहजे में कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या हम तीनों को खाना पीना नहीं चाहिए? अपनी बेटी के दुखी चेहरे को देखकर लिन फेगियन को बहुत अपराध बोध हुआ। अपने बड़े बेटे की शादी करने के लिए उन्होंने अपने परिवार की सारी बचत भी खर्च कर दी थी। सच में, यह उनके छोटे बेटे और बेटी के साथ कुछ हद तक अन्याय था। टोंग याओ ने उन तीनों की ओर देखा। अंत में उसकी निगाह लिन फेगियन पर टिकी और उसने जबरदस्ती पैसे उसके हाथों में थमाते हुए कहा, माँ, आप इसे ले लीजिए। अगर आप नहीं लेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लिन फेगियन कुछ देर तक हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार उसने इसे स्वीकार कर लिया। परिवार को इस समय वाकई पैसों की जरूरत थी। दया का दिखावा कर रही हो, सी श्याओहुई ने नाखुशी से बुदबुदाया। टोंग याओ ने उसकी बात अनसुनी कर दी, अपना दलिया का कटोरा खत्म किया और अपने कमरे में वापस चली गई। उस रात वह नहाना चाहती थी। ये सुनकर लिन फेगियन ने जल्दी से सिबोई को एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने का निर्देश दिया। ... जैसा कि उम्मीद थी, सी चेन उस दिन घर नहीं आया। उसी दोपहर लिन फेगियन ने सी चेन को सूचित करने के लिए झांग लिजुआन के घर फोन किया। हालांकि झांग लिजुआन के फोन में बैलेंस नहीं था, इसलिए कॉल नहीं लगी। इस दौरान चेन जिनलान ने लिन फेगियन का मजाक उड़ाया। उस शाम सी बॉय ने टोंग याओ के नहाने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी गर्म किया। सी श्याओहुई ने किनारे पर खड़े होकर कुछ बार शिकायत की, जिस पर लिन फेगियन ने उसे डांट लगाई। हताशा में आकर सी श्याओहुई ने जानबूझकर आंगन में जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। जब वो आलसी है, सारा दिन खाती पीती और सोती रहती है और कुछ नहीं कर सकती, तो तुम सब उसे अनमोल समझते हो। अगर वो किसी और घर में होती तो अब तक उसकी सास और ससुर उसे पीट पीट कर मार डालते। मेरे बड़े भाई को तो आलसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम्हें लगता है कि शहर जाने से तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हें वापस यहीं भेज दिया जाएगा। मन ही मन टोंग याओ ने कोसते हुए कहा, भला किसने कहा था कि बहू होने का मतलब यही है कि उसे ही सारी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। ये खेती बाड़ी का व्यस्त मौसम नहीं था और वैसे भी घर पर ज्यादा काम नहीं था। क्या उसके आने से पहले वे सब कुछ ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे? उसने किसी के सामने दबने से इनकार कर दिया। कोई भी ऐसा कर सकता था, लेकिन वह नहीं। स्नान करने के बाद टोंग याओ ने कुछ साफ कपड़े पैक किए और मक्खियों और मच्छरों की गांव की बातों को सुना। फिर वह अच्छी नींद के लिए बिस्तर पर चली गई। सुबह लिन फेगियन ने 2 शाकाहारी व्यंजन तले और एक बर्तन में दलिया उबाला। चारों लोग लाल रंग से रंगी एक छोटी आकर्षक चौकोर मेज के चारों ओर बैठ गए। खाना खत्म होते ही उन्हें दरवाजे के बाहर से झांग लिजुआन की आवाज सुनाई दी। श्याओहुई, क्या तुम तैयार हो? जी हाँ, सी श्याओहुई ने जवाब दिया। तुरंत ही उसने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दी और बाहर भाग गई। टोंग याओ कपड़े बदलने और अपना सामान लेने के लिए कमरे में वापस गई। तभी उसकी नजर झांग लिजुआन पर पड़ी। झांग लिजुआन सजी धजी लग रही थी। उसकी घुटनों तक लंबी गुलाबी पोशाक नई लग रही थी, क्योंकि उस पर सिलवटें अभी भी दिख रही थीं। उसके खुले बालों में एक हेयरबैंड लगा हुआ था। कुल मिलाकर वह अच्छी लग रही थी, सिवाय उसके हाथ से बने कपड़े के सैंडल में दिख रहे मोजों के, जो उसके पहनावे को थोड़ा अटपटा बना रहे थे। झांग लिजुआन मोटी नहीं थी, लेकिन उनका शरीर सुडौल और कद लंबा था, जिससे वे उस दौर की कई सासों की पसंदीदा महिला बन गईं। बुजुर्गों के अनुसार उनके बड़े कूल्हे बेटे को जन्म देने के लिए आदर्श थे। तुलना में टोंग याओ थोड़ी नाजुक लग रही थी। 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उसका वजन मात्र 90 पाउंड था। उस दिन उसने सजने संवरने का भी प्रयास किया था। उसने बबल स्लीव वाली ड्रेस पहनी थी, जिसमें फिटेड टॉप और कैजुअल बॉटम था। इसका हल्का पीला रंग उसकी गोरी त्वचा को और भी निखार रहा था। इस तरह की पोशाक 21वीं सदी में भी प्रचलन में रहेगी। ड्रेस से मेल खाने के लिए उसने सफेद सैंडल पहनी थी, जिसे उसने इस घर में आने के बाद से नहीं पहना था। उसके सिर पर लगे घाव पर पपड़ी जम चुकी थी, इसलिए उसने पट्टी हटा दी और अपने बालों से पपड़ी को ढक लिया। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे और कुछ लंटे राजकुमारी की तरह जूड़े में बंधी हुई थी। गुड़िया जैसे चेहरे के साथ उसका ये पहनावा उसे एक भली भांति और सुंदर हाई स्कूल छात्रा जैसा दिखा रहा था। उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और वह हमसे 1 साल बड़ी है, झांग लिजुआन ने बताया। आश्चर्य से उस आदमी ने टोंग याओ की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा कि उसने थोड़ी जल्दी शादी कर ली। लेकिन सी श्याओहुई ने टोंग याओ की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे जैसी और कौन है जो शादी के बाद भी छोटी बच्ची की तरह कपड़े पहनेगी? ट्रैक्टर की लगातार दादा की आवाज से टोंग याओ के कान बजने लगे थे।
उसे उन दोनों से निपटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क पर चलने से उसकी कमर में दर्द हो रहा था। कम से कम नज़ारा तो अच्छा था, इससे उसका ध्यान थोड़ा बढ़ गया। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वे आखिरकार शहर पहुंच गए। लियू दाजू ने झांग लिजुआन को दोपहर 3 बजे उसी स्थान पर वापस मिलने के लिए कहा और फिर डाकघर में कुछ काम निपटाने के लिए निकल गया। टोनी याओ ने अंगड़ाई ली और फिर सी शियाओ हुई की संदेह भरी निगाहों के बीच कई और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। अपने हाथों और पैरों को अधिक आराम महसूस करते हुए उसने अंत में पूछा, मैं सी चेन को ढूंढने अस्पताल जा रही हूँ। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? झांग लिजुआन ने अपनी कमर सहलाते हुए कहा, मुझे हाल ही में थोड़ी अस्वस्थता महसूस हो रही है, इसलिए मैं अस्पताल में डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। सी शियाओहुई ने कहा, यह बहुत अच्छा है, मैं जाकर अपने भाई से मिल सकती हूँ। वास्तव में टोंग याओ को पहले से ही पता था कि झांग लिजुआन सी चेन से मिलना चाहती है और वह जानबूझकर ऐसा पूछ रही थी। क्योंकि उन सभी का गंतव्य एक ही था, इसलिए अलग अलग जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे अस्पताल जाने वाली बस में सवार हो गईं। बस खचाखच भरी थी, सभी सीटें भरी हुई थीं और तीनों लड़कियों को पीछे धकेल दिया गया। टोंग याओ के बस में चढ़ते ही कुछ युवकों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया, जो बार बार उसे छुप छुप कर देख रहे थे। टोंग याओ ने सोचा कि खूबसूरत चीजें वाकई ज्यादा आकर्षक होती हैं और उसने फैसला किया कि उसे इसकी आदत डालनी होगी। बस एक स्टॉप आगे बढ़ने के बाद कुछ लोग उतर गए और एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ और 30 साल का एक आदमी बस में चढ़ गया। उस आदमी का हुलिया संदिग्ध लग रहा था और बस में चढ़ते ही उसकी निगाहें लगातार बस में इधर उधर घूमने लगीं। महिला की गोद में बैठा पालतू कुत्ता भी उस आदमी पर सतर्क नजर रखे हुए था, मानो उसे भी आभास हो गया हो कि वह कुछ गलत करने वाला है। 2 स्टॉप के बाद 30 साल की एक महिला अचानक चिल्लाए, मेरे पैसे गायब हो गए हैं, बस में एक चोर है। उसकी चीख सुनकर बस में सवार सभी लोग घबरा गए, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था। ड्राइवर ने बस रोक दी लेकिन दरवाजे नहीं खोले। ड्राइवर ने पूछा, मैडम, क्या आपको यकीन है कि आपके पैसे बस में ही खो गए हैं? बस में पैसे खो गए? महिला ने घबराकर और पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, जब मैं बस में चढ़ी थी तब भी मेरे पास पैसे थे। सभी ने जल्दी से अपने बटुए चेक किए और उस महिला से दूरी बनाए रखी, इस डर से कि कहीं वह उन पर चोरी का आरोप न लगा दे। सी शियाओहुई और झांग लिजुआन ने भी पहले अपने बटुए चेक किए। जब उन्हें पता चला कि उनके पैसे सुरक्षित हैं, तो दोनों लड़कियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। किसी और के पैसे खो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उनके पैसे सुरक्षित थे। बस के ड्राइवर ने अंदर बैठे दर्जनों यात्रियों पर नजर डाली और खुद को दुविधा में पाया। उसे यकीन नहीं था कि पैसे किसने चुराए हैं और सभी को पुलिस स्टेशन ले जाना भी अव्यावहारिक था। महोदया, आपको कितना नुकसान हुआ? 10 युआन, 1 नोट। महिला ने घबराकर जवाब दिया, ड्राइवर, जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते, आप किसी को भी बस से उतरने नहीं दे सकते। उसने जगह जगह से फटी हुई एक धूसर रंग की जैकेट पहन रखी थी, जो उसकी गरीबी को दर्शाती थी। 10 युआन शायद उसके पूरे परिवार का 1 महीने का खर्च हो। फिर भी उसकी दयनीय स्थिति पर सबकी नजर नहीं थी। उसके बोलते ही आपत्तियां उठने लगीं। हम सभी को कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और हमने पैसे नहीं चुराए हैं। हमें उतरने की अनुमति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, आप अपनी समस्याओं की वजह से सबको देरी नहीं करा सकते, है ना? जो आंटी पहले ही जहाज पर चढ़ चुकी थी, उन्होंने अपने भौंकते हुए पालतू कुत्ते को शांत करने की कोशिश की। बाकी सभी लोगों ने कुत्ते के भौंकने को लगभग नजरअंदाज कर दिया। बस में भौंकते कुत्ते के शोर और चल रही बहसों की गूंज से भर गई, जिससे लोगों को सिरदर्द होने लगा। अचानक बस में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, उसने इसे चुराया है, मैंने उसे देखा है। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी उसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। सबने मुड़कर उस लड़की को देखा जो लगभग 18 या 19 साल की लग रही थी और एक आदमी की ओर दृढ़ता से इशारा कर रही थी, मानो उसे पूरा विश्वास था कि उसने उसे पैसे लेते हुए देखा है। आरोपी व्यक्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, यह क्या बकवास है? उस आदमी के हावभाव से भयभीत होकर सी शियाओहुई ने चुपके से टोंग याओ की आस्तीन खींची और पीले चेहरे के साथ फुसफुसाते हुए कहा, यह हमारा मामला नहीं है, आपको बोलने की क्या जरूरत थी? अगर हम इसे देख भी ले तो भी हमें इसे अपना मामला नहीं बनाना चाहिए। यह आदमी खतरनाक लग रहा था। अगर वह उन पर पलटवार कर दे तो क्या होगा? झांग लिजुआन चुपचाप उन दोनों से दूर हट गई, मानो उन्हें जानती ही न हो। वह चुपचाप बैठी रही और मन ही मन सोचने लगी, अब टोंग याओ को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा।
सी शियाओहुई की अनदेखी करते हुए टोंग याओ ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाए और उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उसे पैसे चुराते और अपनी बाईं जेब में रखते हुए देखा। दरअसल टोंग याओ ने उस आदमी को पैसे चुराते हुए नहीं देखा था, लेकिन कुत्ता उस आदमी पर ऐसे भौंक रहा था मानो उसने ही पैसे चुराए हों। मेरा पैसा लौटा दो, ये वो पैसा है जो मैंने अपने पति की जान बचाने के लिए उधार लिया था। तुम्हारे अंदर जरा भी ज़मीर नहीं है, पैसा खोने वाली महिला रोते हुए बोली। उस आदमी की संभावित खतरनाकता की परवाह किए बिना वह उससे लिपट गई और चीखते चिल्लाते हुए अपना पैसा वापस मांगने लगी। बेहतर होगा कि तुम पैसे सौंप दो और बस से उतर जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। ड्राइवर अपनी सीट से उठने लगा। उसे आभास हो गया था कि हालात ठीक नहीं हैं। वह जानता था कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह भाग नहीं पाएगा, क्योंकि बस लोगों से भरी हुई थी। वह चोरी के आरोप के गंभीर परिणामों से भलीभांति परिचित था। हालांकि इससे उसे आजीवन कारावास तो नहीं होगा, लेकिन उसके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे 2 या 3 साल की सजा काटनी पड़ सकती है। कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी ने फैसला कर लिया। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और उन्हें जमीन पर फेंकते हुए गालियां दी। किसने कहा कि मैंने पैसे चुराए हैं? मैंने तो उठाए थे। दरवाजा खोलो, मैं उतर रहा हूं। ड्राइवर बेवजह हंगामा खड़ा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। यात्रियों ने सहज रूप से उस व्यक्ति को उतरने के लिए रास्ता दे दिया। उन्हें लगा कि वह व्यक्ति शांति से बस से उतर जाएगा और मामला शांत हो जाएगा। अचानक वह व्यक्ति मुड़ा और अपनी जेब से कुछ निकालकर टोंग याओ की ओर झपटा। टोंग याओ का भाग्य उनके साथ था, क्योंकि वह फुर्ती से एक तरफ हट गई और जानलेवा हमले से बच गई। फिर भी उस आदमी के चाकू से उनकी बांह पर खरोंच आ गई। उन्हें चोट पहुंचाने में नाकाम रहने पर उस आदमी ने सदमे का फायदा उठाते हुए पैदल ही भाग निकला। ये सब 20 सेकंड से भी कम समय में घट गया। चाकू का घाव गहरा था। टोंग याओ को अपनी बाह में सुन्नपन महसूस हुआ। फिर उसने नीचे देखा तो उसकी आस्तीन पर चमकीला लाल खून लगा हुआ था, जो खिले हुए बेर के फूलों जैसा लग रहा था। ये दृश्य देखकर सी शियाओहुई स्तब्ध रह गई। आधुनिक दुनिया से समय यात्रा करके आई टोंग याओ स्वाभाविक रूप से घबराई हुई थी। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अन्यथा छोटा चाकू उसे गंभीर चोट पहुंचा सकता था। हे भगवान, मैडम, क्या आप ठीक हैं? पैसे खोने वाली महिला ने टोंग याओ के खून को रोकने के लिए अपना रुमाल ढूंढा। वह डरी हुई थी और उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी घटना देखी थी। बहुत खून बह रहा है, हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा। अन्य यात्रियों ने भी अपनी सहमति जताई। ड्राइवर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह जल्दी से अपनी सीट पर लौटा और बस चलाना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम जख्म को थामे रहो। जनहित अस्पताल बस एक ही स्टॉप दूर है। पहले से ही काफी पीली पड़ चुकी टोंग याओ खून की कमी के कारण बेहोश होने की कगार पर थी। अन्य यात्रियों ने ये देखा और शियाओहुई को सलाह दी, तुम दोनों साथ हो, है ना? वहां बेवजह खड़े रहना बंद करो। उसका सामान पकड़ने में उसकी मदद करो। उनके बगल में बैठे एक युवक ने तो टोंग याओ को बैठने के लिए अपनी सीट भी छोड़ दी। सी शियाओहुई आखिरकार होश में आए। कांपते हुए टोंग याओ का बैग उठाया और जख्म पर दबाव डाला। उसने पीले पड़े चेहरे से टोंग याओ पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा पैसा तो नहीं चोरी हुआ था। अब देखो तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी। हम तो बस एक दिन के लिए बाहर गए थे और तुमने पहले ही इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। वापस लौटने पर उन्हें जरूर डांट पड़ेगी। जब सी शियाओहुई ने ऐसे समय में टोंग याओ के बारे में बुरा भला कहना शुरू किया तो सभी असंतुष्ट दिखे। सी शियाओहुई को अपराधबोध हुआ और उनकी घूरती निगाहों के सामने उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। झांग लिजुआन इतनी डरी हुई थी कि उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जब वे अस्पताल के स्टॉप पर बस से उतरे तब उसने टोंग याओ को डांटना शुरू किया। ये तो सरासर लापरवाही थी। अगर किसी ने पैसे चुरा लिए तो क्या हुआ? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। तुमने उस औरत की मदद भी की, लेकिन उसने तुम्हें धन्यवाद तक नहीं दिया। इसके अलावा वह आदमी तुम्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता था। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अब सुनना न होकर दर्द से व्याकुल होकर टोंग याओ ने गहरी सांस ली। झांग लिजुआन की बातें सुनकर उसने पलटकर कहा, अगर तुम उस आदमी के सामने इतनी स्पष्टता से बोल सकती हो तो शायद वह तुमसे कुछ सीख भी लेता। इस पर झांग लिजुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, भाभी, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए ही सोच रही थी। आप ये क्यों नहीं समझ पा रही हैं? उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब जब वे एक ऐसे शहर में थे जहां उसे कोई नहीं जानता था तो उसे टोंग याओ से डर नहीं था। लिजुआन, गुस्सा मत करो।
वह हमेशा ही एहसान फरामोश रहती है। इस बार उसने बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी उसने सबक नहीं सीखा। मेरा भाई आते ही उसे सबक सिखा देगा। सी श्याओहुई ने झांग लिजुआन का हाथ पकड़ा और वे दोनों साथ साथ अस्पताल की ओर चल पड़ी। कुछ कदम चलने के बाद उसे चिंता हुई कि सी चेन उसे टोंग याओ का ध्यान न रखने के लिए दोषी ठहराएगा। इसलिए वह पीछे मुड़ी और टोंग याओ से बड़बड़ाते हुए बोली, जल्दी करो। अगर तुम्हारा बहुत खून बह गया और तुम बेहोश हो गई तो मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी। टोंग याओ के हाथ में इतना दर्द था कि बहस करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। तीनों जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। सी श्याओहुई ने अपना नाम दर्ज कराने के लिए लाइन में लग गई और टोंग याओ को एक तरफ रुकने को कहा। झांग लिजुआन, जो टोंग याओ का सामान लिए हुए थी, शौचालय जाने के लिए उठी। कुछ ही देर बाद वह दूसरी मंजिल पर पहुंची और अलग अलग क्लिनिकों में झांकते हुए सी चेन को ढूंढने लगी। 3 क्लिनिकों में उसे न पाकर उसने एक महिला को डॉक्टर के वेश में एक कमरे से बाहर निकलते देखा। उसने मौके का फायदा उठाकर पूछा, हेलो डॉक्टर, क्या मैं जान सकती हूँ कि डॉक्टर सी चेन किस क्लिनिक में है? आप डॉक्टर सी को ढूंढ रही हैं? यू शिया ने अपने सामने सादे कपड़े पहने साधारण दिखने वाली महिला को संदेह भरी निगाहों से देखा। आपका उनसे क्या रिश्ता है? परिवार। महिला डॉक्टर की निगाहों के नीचे झांग लिजुआन थोड़ी घबरा गई। उसे लगा जैसे डॉक्टर उसे नीचा दिखा रही हो। घर से निकलने से पहले वह अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी और सोचती थी कि वह गांव की सबसे खूबसूरत महिला है। लेकिन टोंग याओ और महिला डॉक्टर से मिलने के बाद उसके मन में एक अजीब सी हीन भावना उमड़ आई, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। लगभग एक ही उम्र की एक महिला सफेद लैब कोट पहने हुए थी और डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी, जबकि दूसरी महिला गांव की रहने वाली थी और शहर घूमने आई थी। अचानक दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा लगने लगा। परिवार। जहां तक उसे पता था, सी चेन की घर पर केवल एक छोटी बहन थी। उसके सामने खड़ी महिला सी चेन से मिलती जुलती नहीं थी, इसलिए वह उसकी बहन नहीं हो सकती थी। वह कपड़े लिए हुए थी, ऐसा लग रहा था कि वह शहर में ही रुकने की योजना बना रही है। एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण, आप डॉक्टर सी की पत्नी हैं ना? यू शिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक थी और उसका लहजा कहीं अधिक विनम्र और सम्मानजनक था। सी चेन की पत्नी। झांग लिजुआन इस उपाधि से रोमांचित हो उठी और क्षण भर के लिए आपत्ति करना भूल गई। वास्तव में वह आपत्ति करना ही नहीं चाहती थी। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि जब उन्होंने यह अनुमान लगाया कि वह सी चेन की पत्नी है, तो उस महिला का उनके प्रति रवैया बेहतर हो गया। ऐसा लगता था कि सी चेन की अस्पताल में अच्छी प्रतिष्ठा होगी। सम्मान और प्रशंसा पाना बहुत अच्छा लगता था। झांग लिजुआन को शर्माते और चुप रहते देख यू शिया को लगा कि वह शर्मा रही है और उसे सीढ़ियों की ओर ले गई। मैं तुम्हें डॉक्टर सी के पास ले चलती हूँ। वह अस्पताल विभाग में राउंड पर है। झांग लिजुआन चुपचाप यू शिया के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी पतली कमर को देखकर, जो टोंग याओ की कमर से मिलती जुलती थी, वह मन ही मन सोच रही थी कि शहर का खाना शायद पौष्टिक नहीं होता, जिसकी वजह से सभी लोग इतने पतले और खेती के काम के लिए अयोग्य हैं। वे मरीज विभाग के भूतल पर पहुंचे तभी सी चेन वार्ड का दौरा पूरा करके सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। एक युवा नर्स उनके पीछे पीछे चल रही थी। झांग लिजुआन को वहां देखकर सी चेन चौंक गए, क्योंकि उनकी आमतौर पर शांत और गंभीर रहने वाली आंखों में हैरानी का भाव झलक रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? सफेद लैब कोट पहने, चौड़े कंधों वाले, सीधे खड़े और बेहद आकर्षक सी चेन को देखकर झांग लिजुआन का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे डर था कि सी चेन की पत्नी होने के बारे में फैली गलतफहमी उजागर हो जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, भाई चेन, मैं श्याओहुई के साथ आई थी, रास्ते में कुछ हो गया। बोलते समय उसने यू शिया की ओर देखा, मानो उसके सामने समझाना उचित न हो। मेरे साथ आइए। सी चेन अपने कार्यालय की ओर चल पड़ा और झांग लिजुआन तेजी से दौड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। सी चेन का पीछा कर रही युवा नर्स ने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर यू, वह महिला कौन है? यू शिया ने अस्पताल की इमारत में प्रवेश करने वाली आकृति पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए अपने सफेद लैब कोट की जेबों में हाथ डाले हुए कहा, डॉक्टर सी की पत्नी। हम। युवा नर्स की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। डॉक्टर यू, आप मजाक कर रहे होंगे। डॉक्टर सी इतने सुंदर और काबिल हैं, वे ऐसी पत्नी क्यों चुनेंगे? झांग लिजुआन बदसूरत तो नहीं थी, लेकिन खूबसूरत भी नहीं थी। उसके सांवले रंग और भारी भरकम शरीर के कारण वह कुछ हद तक हष्टपुष्ट दिखती थी। उसके सादे पहनावे और सी चेन के बगल में खड़े होने पर लोग उसे उसकी बड़ी बहन समझ सकते थे। ग्रामीण इलाकों की सासें आमतौर पर ऐसी बहुओं को ही पसंद करती थीं।
लेकिन शहर के लोगों की नज़र में सी चेन के साथ ऐसी स्त्री का होना मानो गोबर के ढेर में फंसा फूल हो। अगर सी चेन किसी परी जैसी स्त्री से शादी न भी करे तो कम से कम एक बुद्धिमान स्त्री को तो चुनना चाहिए। ये सुनकर कि युवा नस भी यही मानती है कि झांग लिजुआन और सी चेन की जोड़ी ठीक नहीं है, यू शिया को बहुत खुशी हुई। जब उसने खुद ये बात मान ली है तो ये झूठ कैसे हो सकता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि शादी के बाद भी डॉक्टर सी घर लौटने को तैयार नहीं है। युवा नस ने आह भरी और विश्लेषण करते हुए कहा, उन्होंने स्वेच्छा से शादी नहीं की होगी। क्या आपने देखा कि अपनी पत्नी को देखकर वे कितने दुखी लग रहे थे। आमतौर पर नवविवाहित जोड़े मधुर और स्नेही होते हैं। यू शिया ने मुस्कुराते हुए सहमति जताते हुए कहा, मैंने सुना था कि यह एक तयशुदा शादी है। सबको लगता था कि आप और डॉक्टर सी एक दूसरे के लिए बने हैं। हम आप दोनों से शादी के तोहफे मिलने की उम्मीद कर रहे थे। युवा नज ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, डॉक्टर सी की शादी की इतनी अचानक उम्मीद नहीं थी, वो भी सिर्फ एक दिन की छुट्टी के बाद। यू शिया ने खुलकर हंसते हुए कहा, मानो उसे सी चेन की वैवाहिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जबकि डॉक्टर सी की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी आ चुकी है तो आपको इन अफवाहों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात उनकी पत्नी तक पहुंच गई तो अच्छा नहीं होगा। युवा नस को अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिर यू शिया अभी अविवाहित थी और सी चेन शादीशुदा था। अगर यह बात फैल जाती तो यू शिया की प्रतिष्ठा पर जरूर दाग लग जाता। उसने झटपट बहाना बनाकर जल्दी से वहां से चली गई। सी चेन झांग लिजुआन को अपने कार्यालय में ले गया, जहां उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और फिर सीधे सीधे पूछा, क्या घर में कोई बीमार पड़ गया है। झांग लिजुआन कपड़े लिए हुए थी, जिससे सी चेन को लगा कि वह अस्पताल में भर्ती किसी परिवार के सदस्य के साथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के सदस्यों के बीमार होने पर बेहतर इलाज की उम्मीद में परिचित डॉक्टरों से परामर्श करना आम बात है। सी चेन को इसकी आदत हो चुकी थी। नहीं, झांग लिजुआन ने अनजाने में जवाब दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वास्तव में कोई अस्पताल आया है, बीमारी के कारण नहीं बल्कि चोट के कारण। इसलिए उसने खुद को सुधारते हुए कहा, कोई अस्पताल आया है, बीमार नहीं बल्कि घायल। बात करते समय झांग लिजुआन सी चेन की आंखों में देखने से कतरा रही थी। हालांकि सी चेन उनका पड़ोसी था और उनसे कुछ साल बड़ा भी था, फिर भी वे बहुत कम मिलते जुलते थे। जब भी वह घर पर होता, सी चेन या तो खेतों में काम करता या अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। दूसरे बच्चों के विपरीत वह कभी बाहर खेलने नहीं जाता था और बड़े होने पर भी उसकी यही आदत बनी रही। उसे महसूस होता था कि सी चेन हमेशा दूसरों से अलग आभा बिखेरता था, जो उसकी असाधारणता का संकेत देती थी। छात्र जीवन के दौरान यह आभा इतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से प्रकट हो रही थी। उसके सामने खड़े होकर वह घबरा गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसे अपने भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना मुश्किल हो रहा था। हमने पहले शहर जाकर मेरी पीठ की जांच करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर आपकी पत्नी याओ ने हमारे यहाँ आने की जिद की। गांव में उसकी शर्मनाक हरकतों और खराब प्रतिष्ठा को देखते हुए मुझे लगा कि उसे शहर लाना ही बेहतर होगा, ताकि लोग उसका मजाक न उड़ाएं। यात्रा शुरू में तो ठीक चल रही थी, लेकिन बीच रास्ते में याओ ने दूसरों के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया और चाकू से घायल हो गई। शियाओ हुई उसके साथ है और उसका पंजीकरण करवा रही है। क्या तुम्हारे भाई की शादी हो गई? इस समय तक सी चेन को यह नहीं पता था कि झांग लिजुआन ने भाभी कहकर उसकी पत्नी का जिक्र किया था। सी चेन के सवाल से हैरान होकर झांग लिजुआन को एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था। अनिच्छा से उसने समझाया, जब मैं भाभी कहती हूँ तो मेरा मतलब आपकी पत्नी टोंग याओ से है। हालांकि वह टोंग याओ और सी चेन के बीच के रिश्ते को स्वीकार करने में अनिच्छुक थी, लेकिन विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने और शादी समारोह आयोजित करने के बाद ग्रामीणों द्वारा उन्हें आधिकारिक तौर पर पति पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। टोंग याओ, आपकी पत्नी, ये शब्द सुनते ही सी चेन की भौहें तन गईं। बिना और कोई जानकारी पूछे वो गंभीर चेहरे के साथ अपनी सीट से उठे और कमरे से बाहर चले गए। झांग लिजुआन कुछ हद तक अचंभित होकर सहज रूप से उनके पीछे पीछे चली गईं। इसी बीच टोंग याओ की तरफ सी शियाओ हुई, जिसने अभी अभी अपना मेडिकल रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा कराया था, चिंतित थी क्योंकि झांग लिजुआन अभी तक वापस नहीं लौटी थी। उसने टोंग याओ को बाह्य रोगी कक्ष के प्रवेश द्वार पर छोड़ते हुए कहा, तुम यही लाइन में इंतजार करो और इधर उधर मत घूमना। मैं लिजुआन को ढूंढकर जल्दी वापस आ जाती हूँ। इससे पहले कि टोंग याओ जवाब दे पाती, सी शियाओ हुई वहां से भाग चुकी थी। टोंग याओ अपने घायल हाथ को पकड़े हुए क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर कतार में खड़ी थी।
उसके पीछे खड़ी अधेड़ उम्र की महिला ने उसका खून से सना हाथ और घाव पर लिपटा खून से भीगा कपड़ा देखा। वह चिंता जताए बिना नहीं रह सकी और बोली, युवती, आपको ये चोट कैसे लगी? इतना खून क्यों बह रहा है? टोंग याओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस में एक चोर ने मुझ पर हमला कर दिया। आगे कतार में खड़े लोग उनकी बातचीत सुनकर उनकी ओर मुड़े। टोंग याओ के खून से लथपथ कपड़े और हाथों को देखकर उन्होंने आह भरी, अरे बाप रे! वह बदमाश चोर तो बहुत बेरहम था। तुम्हें इस कतार में नहीं होना चाहिए था। सीधे अंदर जाओ और पट्टी बंधवा लो। बहुत खून बह रहा है, कहीं कोई नस न कट जाए। जल्दी करो, आगे आओ। लाइन में खड़े बाकी लोगों ने दयालुतापूर्वक उसे आगे जाने दिया। डॉक्टर के मौजूदा मरीज का इलाज खत्म होने के बाद उसकी बारी आएगी। टोंग याओ को अत्यधिक विनम्रता और गर्मजोशी से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वह जानती थी कि उसके हाथ से काफी खून बह रहा है, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसने किसी रक्तवाहिका को नहीं काटा है और यह कोई गंभीर बात नहीं है। लोग कहते हैं कि इस दौर में ग्रामीण इलाकों के लोग अनपढ़ और अनुशासनहीन होते हैं। जाहिर है, उसके आसपास के लोग भी ग्रामीण ही थे। कुछ लोगों के कपड़ों पर पैच भी लगे थे। अस्पताल ले जाए गए कई लोग गंभीर रूप से बीमार थे क्योंकि अधिकतर लोग अपने गांव में ही डॉक्टर से इलाज कराना चाहते थे। फिर भी वे सभी उदारतापूर्वक उसे पहले जाने दे रहे थे, जिससे ये साबित होता है कि हर अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यद्यपि इस युग में निरक्षरता की भी अच्छी खासी मात्रा थी, फिर भी उनकी अंतर्निहित सादगी और दयालुता से इनकार नहीं किया जा सकता था। जो भी घायल हो, कृपया अंदर आ जाएं। कमरे से एक प्रभावशाली आवाज आए, मानो कोई उद्घोषक बोल रहा हो। टोंग याओ का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सी चेन की आवाज थी? सच कहूं तो अपने पति को देखने के ख्याल से ही उसका सीना कांप उठा, जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सी चेन ने सोचा था कि वह भाग गई है, लेकिन अब वह अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाएगी। क्या वह चौंक जाएगा? लाइन में देरी मत करो, डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। जल्दी अंदर जाओ। टोंग याओ को अपनी जगह पर खड़े देखकर कतार में खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने उसे पीछे से हल्का सा धक्का दिया। टोंग याओ लड़खड़ाते हुए कमरे में घुस गई और लगभग गिर ही गई। कुर्सी पर बैठे डॉक्टर ने सहज रूप से उठकर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि टोंग याओ ने अपना संतुलन वापस पा लिया है, तो उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि घायल व्यक्ति इतनी खूबसूरत युवती होगी। उनकी नजरें एक पल के लिए उसकी बाह पर टिक गईं। उन्होंने भौहें चढ़ाईं और अनायास ही उसे फटकार लगाए। इतना खून बह रहा था, फिर भी तुम लाइन में कैसे खड़े रहे? क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? टोंग याओ ने डॉक्टर की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने सामने खड़े उस आकर्षक पुरुष पर केंद्रित था। वह वाकई मनमोहक था, उसके चेहरे के भाव बहुत सुंदर थे और उसमें कोई कमी नजर नहीं आती थी। वह लंबा भी था, कम से कम 1.8 मीटर। उसके सामने एक छोटे पहाड़ की तरह सीधा खड़ा था। उस आदमी के सीने पर एक बैज लगा था, लेकिन वह केवल उपनाम सी ही पढ़ पाए। जेब में लगी कलम से बाकी अक्षर ढके हुए थे। फिर भी ये सी चेन ही होना चाहिए था। आखिर सी उपनाम दुर्लभ था और अस्पताल में एक ही उपनाम वाले 2 युवा डॉक्टरों के होने की संभावना बहुत कम थी। किसी कारणवश इस आदमी के सामने उसकी पहले की घबराहट और बेचैनी वाली भावनाएं शांत हो गईं, जैसे कोई तेज हवा गुजर गई हो और अचानक सब कुछ शांत हो गया। पुरुष डॉक्टर का ध्यान टोंग याओ के हाथ पर केंद्रित था। घाव और कपड़े पर लगा खून सूख चुका था। उन्होंने सावधानी से कपड़ा हटाया और घाव की जांच की। उनकी भौहें तन गईं। घाव गहरा है, लगता है इसमें टांके लगाने पड़ेंगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब टोंग याओ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उसने ऊपर देखा और पाया कि वह कहीं खोई हुई है। रोजाना दर्जनों या सैकड़ों मरीजों का इलाज करने के बावजूद इतनी खूबसूरत युवती द्वारा इस तरह घूरे जाना असहज महसूस हो रहा था। उन्होंने गला साफ किया और खांसे। क्या घाव देखकर आप डर गए? चिंता मत कीजिए, चोट से काफी खून तो निकला, लेकिन वह मांसपेशियों या हड्डियों तक नहीं पहुंचा। बस पानी के संपर्क से बचें, समय के साथ घाव भर जाएगा। डॉक्टर को खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनकी आवाज कितनी नर्म हो गई थी। बोलने के बाद उन्होंने दराज से एंटीसेप्टिक निकालकर उसके घाव को कीटाणुरहित किया। इस सुंदर और नाजुक बांह पर गहरा कट लग गया था, जो टांकों से जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में निशान रह सकता है। उन्हें चिंता थी कि निशान देखकर वह दुखी हो जाएगी। टोंग याओ ने पलकें झपकाईं और सोचने लगी कि अपना परिचय कैसे दे। डॉक्टर सी, मैं शानघे गांव से आई हूं।
शांघाई गांव का नाम सुनते ही पुरुष डॉक्टर ने ऊपर देखा और बोला, क्या संयोग है मेरे सहकर्मी। जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने अचानक विषय बदल दिया। पहले मैं इसे कीटाणुरहित कर लूं। बाद में जब हम आपको टांके लगाने के लिए बेहोशी की दवा देंगे, तो क्या आपके साथ परिवार का कोई सदस्य होगा? हाँ, वे शौचालय गए हैं। वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। टोंग याओ ने प्रवेश द्वार की ओर देखा और सोचा कि सी शियाओहुई अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अगर सी शियाओहुई यहाँ होती तो उसे अपना परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब तक डॉक्टर घाव को कीटाणुरहित कर चुके थे। उन्होंने उसके बगल वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, थोड़ी देर बैठिए और घाव को मत छूइए। मैं एक पर्ची लिख देता हूँ। जब कोई डॉक्टर आ जाए तो आप उनसे दवा लाने को कह सकती हैं और मैं टांके लगा दूंगा। टोंग याओ कुर्सी पर बैठी पर्ची लिख रहे व्यक्ति के चेहरे को घूर रही थी। अचानक उसके मन में एक चंचल विचार आया। उसने अपनी कुर्सी थोड़ी और पास खिसकाई और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, डॉक्टर सी, मैं टोंग याओ हूं, आपकी पत्नी। पुरुष डॉक्टर का हाथ झटके से हिल गया, जिससे उसकी कलम कागज पर एक लंबी चाप बना गई। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा, उसका मुंह खुला रह गया, मानो उसने चिड़ियाघर से किसी गोरिल्ला को भागते हुए देख लिया हो। टोंग याओ उसकी प्रतिक्रिया से बहुत खुश हुई। वह खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम घर आओ, लेकिन मुझे लगा कि तुम व्यस्त होगे, इसलिए। वाक्य पूरा करते करते वह स्तब्ध रह गई। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं और उसका दिमाग सुन्न हो गया। पुरुष डॉक्टर के हाथ में मौजूद स्टील के पेन से उसकी छाती पर लगा नाम टैग साफ दिखाई दे रहा था, सी जून। पुरुष डॉक्टर के हैरान चेहरे के साथ ये दृश्य बेहद हास्यास्पद और अटपटा लग रहा था। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। टोंग याओ ने मुड़कर देखा तो सफेद कोट पहने एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी अंदर आ रहा था। वह उस डॉक्टर से भी ज्यादा आकर्षक था जिससे वह बात कर रही थी। उसकी लंबी सुनहरी आंखें विशाल तारों भरे आकाश की तरह रहस्यमयी थीं। उसकी सुडौल ऊंची नाक को देखकर हजारों प्लास्टिक सर्जरी के खर्चे बच सकते थे। उसके होंठ किसी लड़की के होठों की तरह गुलाबी थे और उसका पूरा चेहरा उसकी विशेषताओं के साथ बेहद आकर्षक था। टोंग याओ ने उस आदमी के अच्छे रूप को देखकर आह भरी, हालांकि उसने अपने पिछले जीवन में अनगिनत सुंदर हस्तियों को देखा था। टोंग याओ ने नीचे की ओर देखा और उसके सीने पर लगे बैज पर नाम देखकर वह लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ी। हम अब जा रहे हैं। तो भाभी जी। झांग लिजुआन के बोलने से पहले ही शियाओहुई ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और उन्हें विभाग से बाहर खींच लिया। अरे, उसकी चिंता मत करो, मेरा भाई यहाँ है, वो खो नहीं सकती। चलो दोपहर का खाना खाते हैं और खरीदारी करते हैं। कमरे में अब सिर्फ टोंग याओ और सी चेन ही बचे थे। टोंग याओ असहज महसूस कर रही थी, जबकि सी चेन बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने स्टील का पेन उठाया और दवा के पैकेट पर कुछ प्रभावशाली अक्षर लिखे। इसे भोजन के बाद निर्देशानुसार लें। टोंग याओ को आखिरकार याद आया, सी चेन ने तुरंत उसके घाव पर पट्टी बांध दी थी, टांके भी नहीं लगाए थे। क्या मुझे टांकों की जरूरत नहीं है? सी चेन ने हल्के से सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, टांके तो निशान छोड़ देंगे। तुम्हारी कोई नस या हड्डी नहीं टूटी है, थोड़ी देर आराम करो, फिर कोई दाग हटाने वाली क्रीम लगाओ, निशान जल्दी मिट जाते हैं। लड़कियों को सुंदर दिखना पसंद होता है, उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। टोंग याओ ने पलकें झपकाईं। क्या वह उसकी बांह पर निशान को लेकर चिंतित था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अस्पताल में सभी को परिचितों का होना पसंद होता है, इसके निश्चित रूप से फायदे हैं। सी चेन ने दवा का पैकेट खोला और मेज से एक पुराना एनामेल का प्याला उठाया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक प्याला गर्म पानी लेकर वापस आया। पहले दवा पी लो। उनकी आवाज ठंडी थी, जैसे किसी आम मरीज से बात कर रहे हों। लहजा बेहद औपचारिक था, जिसमें स्नेह या आत्मीयता का कोई संकेत नहीं था। वे सामान्य दोस्त भी नहीं लग रहे थे, पति पत्नी तो दूर की बात है। लेकिन जरा सोचिए, बात समझ में आती है। शादी के प्रमाण पत्र के अलावा क्या वे अपनी पहली मुलाकात में अजनबी जैसे नहीं थे? बात मानकर पानी पीने के बाद टोंग याओ को देर से एहसास हुआ कि उसने जिस एनामेल कप का इस्तेमाल किया था वह सी चेन का था। चाहे अतीत हो या वर्तमान, ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष के साथ एक ही कप साझा किया था। ये थोड़ा अजीब लगा। क्या अब पानी उल्टी करके निकाल देना बहुत देर हो चुकी होगी? जब उसने देखा कि उसने पीना समाप्त कर दिया है, तो सी चेन ने प्याला उठाया और उसे मेज पर रख दिया। उसने टोंग याओ के कपड़ों और दवाइयों वाला बैग उठाया और भावहीन स्वर में बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम आ रही हो, इसलिए मैंने युगल आवास के लिए आवेदन नहीं किया। तुम कुछ समय छात्रावास में आराम करो, मैं काम खत्म होने पर कुछ व्यवस्था कर दूंगा।
ओह ठीक है। टोंग याओ स्तब्ध अवस्था में उसके पीछे पीछे अस्पताल के पारिवारिक घर तक कई मोड़ों से गुजरी, पूरे रास्ते सन्नाटा छाया रहा। जब तक सी चेन ने दरवाजा बंद करके जाना नहीं छोड़ा तब तक वह होश में नहीं आ पाए। ये सब उसकी अत्यधिक सुंदरता के कारण हुआ। वह असमंजस में पड़ गई, सोचने समझने की शक्ति खो बैठी और स्तब्ध होकर यहाँ आ गई। सी चेन को देखने के बाद से अपनी प्रतिक्रियाओं को याद करते हुए वह खुद को एक थप्पड़ मारना चाहती थी। वह तो चारों स्वर्गिक राजाओं को देख चुकी थी, फिर सी चेन को देखकर उसने मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों किया।